गूगल की गलत फहमियों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि गूगल बहुत सेलेक्टिव रीडिंग देता है। हमारी गलत फहमी है कि हमें समस्या पता है और हमें उसका सोल्यूशन पता है। एक और चीज़ जो एकेडमिक्स में नॉर्मली हुई है बहुत गलत तरीके से, हम एक सोल्यूशन अपना मान लेते हैं कि ये सोल्यूशन है कि हम स्मोकलेस चूल्हा बनाएंगे, लेकिन लकड़ी का साइज क्या होना चाहिए हमको नहीं मालूम। आपका एजुकेशन, आपका पैशन, आपका करियर, ये सब कुछ अलग अलग हो सकता है। आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो सकते हैं और वहां जो आपने इंजीनियरिंग सीखी है वो काम आ सकती है। हमको जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लेने, हमको एक भी रुपया देना नहीं है कहीं भी ब्राइब में, भले ही हम कितने ही लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को तो गिविंग शेयरिंग से ज्यादा लर्निंग मोड में जाने की जरूरत है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि बच्चों को क्लासेस बंक करनी चाहिए। हर एक इंसान को आपका सामान या पैसा नहीं चाहिए, हर एक इंसान को आप में दोस्त चाहिए। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। अंशु सर, ब्रेक से पहले हमने सोशल एंटरप्राइज के बारे में बहुत सारी चीज़ें, आपका जो गूंज है, फिर आपके अचीवमेंट्स है, आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। सर, अगर हम आज के बच्चे को देखते हैं, आज का यूथ को देखते हैं, उसके सामने जो सोसाइटी को जब देखता है और वो चाहता है कि वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े, लेकिन जो एरियाज़ है उसको, जैसा कि पानी का भी आने वाले नेक्स्ट 25 ईयर्स में, तो ये सिलेक्शन ऑफ एरिया किस तरह वो डिसाइड करे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जस्ट बिकॉज आपका मन है सोशल एंटरप्राइज या सोशल वर्क में जाने का, आप मत जाइए। जी है ना? जी। ठीक है, वो शौकिया जाइए, वो आप वॉलंटियर की तरह जाइए, बट उसको करियर बनाने में थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। ओके। क्योंकि दो चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप सोशल में जाएं, चाहे आप किसी भी चीज़ में जाएं। एक तो ये कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हैं, माना आपको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, आप गाते बहुत अच्छा है, आप मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और दूसरा ये कि कोई चीज़ आपको बहुत बॉदर करती हो। तो इन दोनों के बीच में आपको ज़िंदगी का आंसर नॉर्मली मिल जाता है। तो जैसे माना मैं अपनी ज़िंदगी देखता हूँ तो ऐसा नहीं था कि हमारी पर्सनल लाइफ में कभी कोई कपड़े की कमी रही हो, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक ही था। बट फिर आप जब सोसाइटी में देखते हो तो वो एक पर्टिकुलर कॉज आपको बॉदर करता है, आपकी यात्रा वहाँ से शुरू होती है, फिर मतलब उसके बाद तो कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं यात्राएं, आपको मालूम नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे इश्यूज हैं और मुझे लगता है कि खास तौर पे जो यंगस्टर्स कुछ भी करना चाह रहे हैं उनको गूगल की गलत फहमियों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि गूगल बहुत सेलेक्टिव रीडिंग देता है। जब आप कभी ट्रबल्ड विलेजेस लिखते हैं तो फिर ट्रबल्ड विलेजेस ही आएंगे, उस पर 1000 आपके आर्टिकल आएंगे। आप हैप्पी विलेजेस लिखेंगे तो उस पर आएगा, बट कितने लोग ऐसा लिखते हैं? तो जब जिंदगी में कुछ चीज़ों से आप खुद रूबरू हों, खुद जाएं, कुछ समझें, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आई थिंक एक बहुत कमी जो समाज में हो गई है, दैट वी आर नॉट लिसनिंग। ट्रू, वेरी ट्रू। वी आर नॉट ऑब्जर्विंग थिंग्स, वी आर लोडेड विद अवर लेंसेज कि हमको इसको ऐसे देखना है, क्योंकि हमारी गलतफहमी है कि हमें समस्या पता है और हमें उसका सोल्यूशन पता है। एक और चीज़ जो एकेडमिक्स में नॉर्मली हुई है बहुत गलत तरीके से, वो ये भी हुई है कि हम एक सोल्यूशन अपना मान लेते हैं कि ये सोल्यूशन है कि हम स्मोकलेस चूल्हा बनाएंगे, लेकिन लकड़ी का साइज़ क्या होना चाहिए हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमने तो कभी राजस्थान में जाके देखा नहीं, उत्तराखंड में जाके देखा नहीं कि झाड़ी जलेगी कि गिरा हुआ पेड़। जी जी जी। तो जो भी लोग इसमें आना चाहते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत आपका करियर है। ऐसी कितनी जगह आपको ज़िंदगी में मिलती हैं जहाँ आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें और तब भी आपको तनख्वाह मिल जाए। बताइए। तो ये वो खूबसूरत जगह है और कुछ ना कुछ नया और अच्छा करने का मौका देती है। बहुत सारी इनोवेशंस हैं, इश्यूज इतने सारे हैं आपके पास में। तो यदि आपको पहले से कुछ बॉदर कर रहा है तो आप उस पर काम शुरू कीजिए। यदि आप पहले से किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है, उस पर काम शुरू कीजिए और बाकी को वक्त के साथ इवॉल्व होने दीजिए।
सर अंशु सर, अगर हम काम देखें गूंज का, तो क्लोथिंग जो है, आपको क्लोथिंग मैन भी कहा गया है, तो अगर हम इसका रिलेशन, अगर हम आपके जो क्वालिफिकेशंस है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी आपने किया है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला मामला किस तरह हुआ है? डिमांड सप्लाई को आपने कैसा बैलेंस किया है? हाउ डज इट वर्क? मोडस ऑपरेंडी क्या है इसका? देखिए, क्योंकि मैं एकदम से कोई MBA टाइप करके और प्रोफेशन में नहीं आया गया था उससे रिलेटेड, तो ऐसा हो सकता है कि इंस्टेंट यूज ना हुआ हो। ओके। है ना, नॉर्मली जब आप इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग के जॉब में चले जाते हैं, MBA करके MBA के जॉब में चले जाते हैं, रिलेटेड जॉब में, तो आपकी जो भी उस जगह से अर्न नॉलेज होती है, गेन नॉलेज होती है, वो इमीडिएटली उसका यूज होता है। मेरे केस में शायद वो ना हुआ हो इमीडिएटली, बट कहीं ना कहीं वो जो भी कुछ पढ़ा होगा वो तो हर हाल में काम आया होगा। बट मैं इस बात का बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं कि आपका एजुकेशन, आपका पैशन, आपका करियर, ये सब कुछ अलग अलग हो सकता है। ओके। ये जरूरी नहीं है कि आपने यदि इंजीनियरिंग की है तो आपको इंजीनियरिंग का ही जॉब लेना है। आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हो सकते हैं और वहां जो आपने इंजीनियरिंग सीखी है वो काम आ सकती है। तो आप जैसे हमारे यहाँ, हमारे मतलब गूंज में हम लोग आज की डेट में करीब 1400 लोग हैं और उनमें कई लोग इंजीनियर हैं। हमारे HR के से लेके बहुत सारे काम इंजीनियर करते हैं। यदि और कुछ नहीं भी है तो जितने भी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए और आज कोई भी काम कर रहे हैं वो बहुत मेटिकुलस है, वो बहुत सिस्टमिक है। जी जी, प्रिसाइज, वो बहुत प्रिसाइज है। जी जी, क्योंकि वो उनको शायद इंजीनियरिंग के एजुकेशन में सिखाया है। जी जी, तो आपकी जो भी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं काम आती है। ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, वो सब मेरे काम आई होगी और आ रही है, आज तक काम आ रही है दैट वे। सर, एक इनिशिएटिव आपका गूंज का जो है NGPC है, नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, जैसे क्लोथिंग एक नॉन इशू था और या दुनिया ने कभी ये नहीं समझा कि 3 बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान है, तो जो MDG SDG इतने सारे गोल्स होते हैं उसमें कपड़ा क्यों नहीं है, या कपड़े पे नॉन डिजास्टर वर्क क्यों नहीं होता जबकि वो नॉन डिजास्टर नीड है। जी जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं ना कि फ्लड आएगा तो ही आपको कपड़ा चाहिए, सही। तो कपड़े पे फ्लड पे ही क्यों काम होता है, ये सब गैप थे। तो जब हम कपड़े पे और गहराई से काम कर रहे थे और हमारा काम अब्दुल भाई सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं है, इट इज एनीथिंग विच इज रीयूजेबल, क्लॉथ, यूटेंसिल, फुटवेयर, डोर, विंडो, वॉश बेसिन, टैप, एवरीथिंग। हम उस सब पे काम करने की कोशिश करते हैं। बट जब हम कपड़े पे और थोड़ा गहराई से समझ रहे थे तो 2004-05 की बात है, ये 5-6 साल हुए थे, तब तक हमें ये समझ आ गया था कि कपड़े की बहुत शॉर्टेज है। जी। और क्योंकि जब भी आप ये कह देते हैं कि आधी आबादी दुनिया को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो बहुत लिमिटेड विजन के साथ हमें लगता है कि लोग भूखे हैं। और मैं कहता हूँ लोग तो भूखे हैं जब रोटी नहीं मिल रही, बट ये भी तो समझिए कि जो भूखा है उसकी क्या किसी और चीज के लिए एक्सेस है? क्या बहुत भूखा इंसान जो अपने लिए खाना नहीं खरीद पा रहा है, क्या वो कपड़े पहने होगा? क्या उसकी एजुकेशन होगी, सैनिटेशन, हेल्थ? कुछ नहीं होगा ना। बट हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। जी। तो हमें समझ आया था बहुत एक्यूट शॉर्टेज है। तो हमारा एक बहुत छोटा सा सवाल उठा था कि भाई हर एक महिला को, हर एक लड़की को एक कपड़े की ज़रूरत है, जिसको आज आप सैनिटरी पैड या दुनिया भर का कोई भी नाम दे देते हैं। यदि पहनने के लिए नहीं है तो आप उसके लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्या है आपके पास? वो 5-6 दिन तो हर महीने चाहिए, हर लड़की को चाहिए बट एक पर्टिकुलर एज तक। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि गूगल को तो गॉड माना जाता है इन्फॉर्मेशन का। यदि 2004-05 में आप गूगल पे जाके मेरी तरह सैनिटरी पैड, नैपकिन कुछ भी टाइप करते, इस दुनिया के इस हिस्से में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए टेम्पॉन कप भी हो सकते हैं, बट आधे से ज़्यादा आबादी का कोई बातचीत ही नहीं थी। और वो एक ऐसे दुनिया के हिस्से में, यदि हम इस पूरे बेल्ट को देखते हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पूरे वर्ल्ड के इस हिस्से को देखते हैं, यहाँ पे आपको माइक्रो फाइनेंस का इतना बड़ा धंधा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इतना सारा काम है, हर जगह महिला टारगेट है, कुछ नहीं है। तो फिर मैं एक बार फिरोजाबाद में घूम रहा था, ये आगरा के पास एक जगह है, बैंगल इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है, और वहाँ पर एक महिला ने शेयर किया कि कैसे उनकी एक सिस्टर ने एक ब्लाउज का पीस यूज़ किया
सैनिटरी नैपकिन के नाम पर, और उसमें एक हुक था जिससे उनकी, ऐसा महिला का और गांव का मानना है कि उनकी टेटनस से डेथ हो गई। तो मेरे लिए तो, और हमारे लिए, सबके लिए अनइमेजिनेबल था। मैं इसलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उस समय हम ही छोटे से टीम थे, अब तो सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो मेरा ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ट्रैवल वगैरह रहता था। तो फिर हमने घूमना शुरू करा पूरे देश में। जब भी बातचीत हुआ करती थी तो इस पे बात करते थे, तो पता लगा कि करोड़ों महिलाएं दुनिया में राख, रेत, मिट्टी, घास, पुआल, गोबर, सूखे पत्ते, अखबार, यूज सैनिटरी पैड, मतलब दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जो रोक सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है, वो पैड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और एग्जैक्टली जो आपकी चाइल्ड बेयरिंग एज है, जो मेंस्ट्रुएशन की एज है, उसमें आपका यूट्रस निकाल लिया जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस एंड वो जो पूरा क्वैक सिस्टम है हेल्थ का, कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा। बस वहां से जर्नी शुरू हुई। पर अदरवाइज हमको ना तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में कुछ पता था, ना हमें हेल्थ के बारे में कुछ पता था। बट फिर हमें लगा कि वही वाली बात जो हम अक्सर कहते हैं कि भाई यू वांट टू किल द मॉस्किटो और यू वांट टू ट्रीट मलेरिया, तो बेटर है कि यू किल द मॉस्किटो। तो यदि आप इस मेंस्ट्रुएशन के इस इशू पे काम कर लेंगे तो आधे से ज़्यादा विमेन हेल्थ के इश्यूज आएंगे ही नहीं। तब फिर वो काम शुरू हुआ। हमने एक वो अपनी जो कपड़ा हमारे यहाँ आता था उसमें से कॉटन कपड़ा निकाला, उसके पैड बनाने शुरू करे, उसको माई पैड बोलना शुरू करा। हमने ये भी कमिटमेंट किया कि हम इसको सिर्फ एक प्रोडक्ट बना के बेचेंगे नहीं, हम इसको एक टूल बनाएंगे। विल ओपन द कॉन्वर्सेशन, जो आपने कहा। तो आज वो जो चुप्पी तोड़ो बैठक हम करते हैं हजारों की तादाद में पूरे देश में, वो बहुत बड़ा टूल है इस बातचीत को करने के लिए, अपनी खुद की प्रैक्टिसेस को चेंज करने के लिए, या इसको, इस पूरे इश्यू को एक प्रायोरिटी लिस्ट में लाने के लिए जो अभी तक बिल्कुल इग्नोर्ड था, या पब्लिक में इसके बारे में बात करने के लिए। अंशु सर, अगर आपकी टीम में फुल टाइम आपके साथ काम करने वाले कमिटेड लोग भी है, साथ में वॉलंटियर्स भी है, आपने कहा कि इसको जो है ना एक ड्यूटी की तरह करना चाहिए, तो आपके जो इन 22 ईयर्स नाउ, 22+ ईयर्स, आपके जो बेस्ट परफॉर्मर्स जो उभर कर आए हैं, चाहे वो आपके साथ फुल टाइम करते हो या वॉलंटियर्स, क्या ट्रेड्स हैं उनके, क्या खासियत आपने देखी? 1 2 4 अगर नाम अगर आप देंगे के बारे में। बहुत, मतलब हमारे यहाँ लकीली ऐसे अब बहुत सारे लोग हैं जिनके 10 15 साल निकल गए, जिन्होंने, जो ज़िंदगी में इसके अलावा किसी ने कोई और जगह सोची नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने मैरिज में ये नेगोशिएट किया फैमिली से कि इसी शहर में करनी है क्योंकि यहीं रहना है। तब हम ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं हुए थे, अब तो फिर भी कई शहरों में शादियों के ऑप्शन खुल गए क्योंकि हम कई शहरों में हैं। जैसे बहुत इंटीग्रल पार्ट, मतलब ऑफ कोर्स मीनाक्षी माई वाइफ, को फाउंडर, वो तो हैं ही, बट यदि मैं टीम में देखता हूँ तो रुचिका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रही। कॉलेज के सेकेंड ईयर में आई थी, यहाँ के वैल्यू सिस्टम को आई थिंक बनाने में, मेंटेन करना तो उस समय क्या ही था, बनाने में उनका बहुत इंटीग्रल, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा। फिर इमरान आए, फर्स्ट टाइम हमारा प्रोसेसिंग सेंटर बनना शुरू हुआ उनके आने से। और ये सारे लिटरली कॉलेज के पास आउट थे या कॉलेज कर रहे थे उस समय में आए, और वो बहुत बड़ा पार्ट है देखिए, क्योंकि आज लोगों का आना एक अलग बात होती है और एक एब्सोल्युटली जो जगह ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती एक तरीके से, जिसके पास एक अपना एक चेयर के लिए या कूलर खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है या पंखा नहीं है, और आपको ये नहीं पता कि तनख्वाह कितनी है और कब जाएगी। तो उस समय में आप, चाहे मैं आज उड़ीसा संभाल रहे हैं सुरेश, और ये सारे लार्जर टीम के भी हिस्सा हैं, चंदन है बेंगलोर में, प्रियंका है, सबके तो क्या ही नाम लूंगा, शिवजी हैं, इफ्तिकार, अर्पिता है, ऐसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते रहे और वो 10-15 साल के बाद आज भी यहाँ पर हैं। उन्होंने अपनी अपनी बड़ी टीम बिल्ड की है। और जो आपने कॉमन चीज बोली, वो ये कि हमने हमेशा एक चीज़ों पे बात की। हमने कहा कि 2 तरीके होते हैं काम करने के, एक आप काम के बारे में बोलते हैं, दूसरा काम आपके बारे में बोलता है। तो हमें वो सेकंड वाला रखना है। हमको जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लेने, हमको 1 भी रुपया देना नहीं है कहीं भी ब्राइब में, भले ही हम कितने ही लॉजिस्टिक्स का काम करते हो। कि यदि आपको अपने पे जरूरत से ज़्यादा गुरूर है और आपको लगता है कि आप ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अपनी दुकान एक जगह चलाते रहेंगे। सही। और
यदि आपको इस बात का एहसास है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ों पर आपसे बेहतर नॉलेज है, जी तो आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमाम और स्टेट्स में क्या इकोसिस्टम है, वहाँ के लोगों की क्या नीड है, वहाँ पे पानी के कौन से काम होने चाहिए, खेती कैसे होती है, ये सब हर हाल में वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशंस को मालूम है। मोस्ट चैरिटेबल चीज़ जो दुनिया की है, जो कि पुराना सामान है, मतलब सारी दुनिया को चैरिटी के नाम पे सबसे पहले अपने घर का पुराना सामान याद आता है। जी कोई सामने कोई जरूरतमंद दिखा और उठा के आपने अपना कपड़ा, जूता, चप्पल वहां पर दे दिया, अच्छी इंटेंशन से दिया, मैं इंटेंशन पे कभी डाउट नहीं करता किसी की, वो आपने दे दिया, या आप डिजास्टर की वेट करते रहे। हमने ये कहा कि ये एक रिवॉर्ड या करेंसी में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता, और हम चैरिटी करके लोगों की डिग्निटी को क्यों चोट पहुंचाते हैं, ओके क्योंकि चैरिटी किल्स डिग्निटी ऑफ पीपल, ट्रू और डिग्निटी के बिना कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जी और वो जो पुरानी एक कहावत है बहुत फेमस कि हम किसी को मछली देंगे या मछली पकड़ना सिखाएंगे, मैं तो उससे भी मैं सच कहता हूँ अब ये पुरानी पड़ गई। आपको पहले तो ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उसको मछली पकड़ना आता भी तो है। सही सही आपको क्यों लगता है जी आप अभी भी अपने पे ही लगे पड़ेंगे, या तो मैं दूंगा या सिखाऊंगा? अरे भाई, उससे ऊपर भी कुछ है, उसको देखो, उसको समझो, उसको आता है। जी हमने उन सारी चीजों का मिक्स किया, हमने कहा भाई आप अपनी समस्या चुनिए, जी तो और हम नहीं बोलेंगे कि सड़क बनेगी। आपको लगता है कि तालाब साफ होना जरूरी है, कि कुआं खोदना जरूरी है, कि पुल बनाना, आपकी प्रायोरिटी है, आपका एरिया है, सही और यदि आपकी प्रायोरिटी पे काम होगा तो आप उसमें ज्यादा लगन से काम करेंगे। तो गांव के गांव, कम्युनिटी की कम्युनिटी अपना सब कुछ चुनती है। कोई कहता है हमें सड़क बनानी है, कोई कहता है पुल बनाना है, लोकल रिसोर्सेज से करते हैं। हर एक, यदि कोई बैम्बू का बड़ा पुल बनना है जी तो हर एक फैमिली मेंबर 1 या 2 बैम्बू लाएंगे और कुछ दिन की लेबर करेंगे, जी जी और अपने श्रम से, अपनी विजडम से करेंगे, और बाद में उनको ये फैमिली किट एज ए रिवॉर्ड वहां पे जाएगी। तो एक तो आपकी बार्टर इकोनॉमी रिवाइव हो गई, ट्रू जी एक तरफ आपका अर्बन सरप्लस है जी जो लैंडफिल में जाता, और दूसरी तरफ आपकी रूरल या कम्युनिटी की विजडम है या उनका हार्डवर्क है। सही दूसरा, डिसीजन मेकिंग आखिरी इंसान पे चली गई, जी प्रायोरिटी वो डिसाइड करे वो करेगा। हम नहीं कहेंगे हर गांव में कुआं खोदेगा, नहीं चाहिए उसको कुआं, जी जी उसको सड़क चाहिए, अब वो डिसाइड करता है। तीसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो हो गई, बिकॉज व्हेन यू मेक इट यू मेंटेन इट, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ ओनरशिप। ट्रू जी सही तो बस वो एक, मैं तो उसी चीज को सबसे बड़ा मानता हूँ। हम लोग, आप ये सोचिए, जब लॉकडाउन चल रहा था जी उस पर्टिकुलर पीरियड में भी, पूरे ये साल 2 साल के अंदर, हम लोगों ने करीब 300 किलोमीटर गांव की सड़कें, कम्युनिटी की सड़कें या तो बनाई हैं या रिपेयर की हैं। मतलब अब ये उस स्केल पे पहुंच चुका है कि बहुत बार हमको भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है, जी क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है। Participate कर और यकीन मानिए कि कम्युनिटी मटेरियल के लिए पार्टिसिपेट नहीं करती। मुझे क्योंकि अब किताबें लिखनी है, 1-2 कमीशन हुई हैं, तो मैं उसी आर्टिकुलेशन में हम लोग लगे हुए हैं बैठ के कि क्या वो सॉस क्या है सीक्रेट वाली। तो हमें लगता है कि लोग मटेरियल के लिए काम नहीं कर रहे, जी लोग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि पहली बार आप उस आखिरी इंसान को उसके होने की इज्जत देते हैं। आप हर एक इंसान को मजदूर नहीं बोलते, हर एक इंसान को बेचारा गरीब किसान नहीं बोलते, जी जी उसको आप कारीगर बोलते हैं, उसको आप आर्टिजन बोलते हैं, जो है उसकी बात करते हैं। वो आखिरी इंसान डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, वो आखिरी इंसान डूइंग का हिस्सा है। शायद वो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे साथ, वरना जिस देश में हम इतनी सारी चीजें फ्री बांटते हुए स्कीम्स के तहत, वहां पे कोई पुराने कपड़े जूतों के लिए काम करेगा क्या? सही बताइए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, जो अपने स्टूडेंट्स हैं हमारे खुद के और जो दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं, हम अपने स्कूल्स में हम ये करते हैं कि बच्चे 10th क्लास में अक्सर ऐसा होता है कि एक रिवाज है, फेयरवेल पार्टी उनकी होती है। तो हम लोग ने ये किया कि ये बच्चों के जो फेयरवेल वाला इवेंट है उसको हम ये करते हैं कि ओल्ड एज होम हो या ऑर्फनेज हो, यहाँ पर लेकर जाके बच्चों का इंटरेक्शन कराते हैं। एक छोटी कोशिश है हमारी, इससे हटके और जो है ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स होनी चाहिए स्कूल लेवल पर ताकि ये बच्चों के अंदर इस किस्म का वैल्यू सिस्टम डेवलप हो? तो जैसे ही हमारा जो लेंस और लैंग्वेज गिविंग और इवन शेयरिंग से भी बदलेगा, मतलब यदि मैं स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करता हूँ, और लर्निंग की तरफ जाएगा, ओके जब आपका लेंस लर्निंग का होगा,
मुझे लगता है चीज़ें बहुत अलग लेवल पे बदलनी शुरू होंगी। जी। तो जब आप एक ओल्ड एज होम में जाते हैं तो आप इसलिए नहीं जानते कि आपको उनके साथ में खाना खाना है या बिस्किट बांटने हैं या फोटो खिंचानी है, वो सब नहीं करना है। हमको सुनना है, हमको उन लोगों के साथ में उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनना है, क्योंकि वो हमारे जो आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उनके एक्चुअल दादा की उम्र के ही हैं वो लोग। सही। और जितनी आपके दादाजी पे विजडम है उतनी उन पे है। वो हालात के मारे हैं इसलिए वो एक ओल्ड एज होम में है, वरना ओल्ड एज होम में कौन होता है? सही। किसी का तो दादा, किसी के तो बाबा, है ना, किसी के तो पिता ही है वहाँ पर या माँ ही है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को तो गिविंग शेयरिंग से ज़्यादा लर्निंग मोड में जाने की ज़रूरत है कि जाके बैठो। जब मैं दिल्ली आया था पहली बार, और मैं ये लोगों से बहुत कहता हूँ, और मैं आपके बच्चों के लिए भी एक चीज़ की गलत वकालत करूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि बच्चों को क्लासेस बंक करनी चाहिए यदि उनका स्कूल ये उनको मोहलत नहीं देता कि वो कहीं जाके बैठ सके, मूवी देखने के लिए नहीं, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो मैंने जब उत्तराखंड में गया था तो शायद मैं क्लासेस ना जाने की वजह थी कुछ दिनों के लिए सिर्फ, जो मेरी इतनी लर्निंग वहाँ पर हो पाई। या जब मैं दिल्ली आया था तो वो हमारा वो जो बजाज सुपर उस ज़माने में हुआ करता था, हमारा बजाज, तो मैं अक्सर रेड लाइट पे जाके बैठ जाता था जी। स्कूटर पार्क करके, और घंटों सिर्फ देखता रहता था, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था। मेरे लिए रेड लाइट नहीं थी, देहरादून में उस समय रेड लाइट्स नहीं होती थी। वहाँ पे बच्चों का आना, कुछ भीख मांगना, मोटर और तमाम कार का या स्कूटर का रुकना, उनसे इंटरेक्शन, कैसे गाड़ी का शीशा बंद कर लेना, बच्चों की वो लैंग्वेज, वो सब मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपका तो इतना इन्फ्लुएंस है और इतने हज़ारों बच्चे आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको लर्निंग मोड में लेके जाइए। उनको बोलिए कि आपको जाके कुछ नहीं बांटना है किसी के साथ में। टॉफ़ी बांटने से देश नहीं बदलेगा, वैसे भी अपने जन्मदिन पर या 15 अगस्त पर जी। वो देश बदलेगा जब आप लोगों को समझेंगे, और जब आप ये समझेंगे कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं और आपके कैसे छोटे छोटे स्टेप बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि हर एक इंसान को आपका सामान या पैसा नहीं चाहिए जी। हर एक इंसान को आप में दोस्त चाहिए, बस। बाकी वो संभाल लेगा, वो तो आप ना भी दें तो क्या वो नहीं जिएगा। मतलब मैं लोगों से ये तो कहता हूँ कि यार हम गांव में जाके काम कर रहे हैं तो उनको थैंक यू बोलो। सही। जब हम नहीं जाते उनकी जिंदगी तो तब भी चलती है, तो हमारा कीड़ा है कि हमको वहां जाना है। तो दे आर एक्चुअली गिविंग ए चांस टू अस, सो वी नीड टू बी थैंकफुल टू देम। अंशु सर, आपके टाइम के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए आपके बेहद मशकूर है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा कि रिसीवर, जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो, जो इसको रिसीव करता है उसकी डिग्निटी इंटैक्ट रहनी चाहिए। इनफैक्ट जो रिसीव कर रहा है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उसको सर्व कर सके। दूसरी बात हमने ये देखी कि ये जो देने वाला मामला है, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला मामला, ये भी जो है एज ए चैरिटी की जगह पर, अगर ये एज ए रिवॉर्ड कुछ काम करने के बाद उसको अचीव करते हुए ये अगर पहुंचाया जाए तो जो काम हुआ है उसके अंदर ओनरशिप, उसका मेंटेनेंस, ये सब चीज़ टेक केयर हो जाएगी। एक इनोवेटिव अप्रोच हमने सामने देखा है। और गेस्ट ने बताया कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, चाहे वो बड़े भी हो, उनके लिए गिविंग से बढ़कर आगे शेयरिंग वाला मामला होना चाहिए। और शेयरिंग वाला मामले से आगे बढ़कर लर्निंग एटीट्यूड के साथ अगर हम वेरियस एक्टिविटीज़ हमारे अगर अंडरटेक करेंगे तो एक स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा काम का। और आखिरी बात आपने ये भी कही कि जो स्टेक होल्डर माइंडसेट है, कि जो अलायंसेस आपको क्रिएट करनी होगी, जो पार्टनरशिप्स आपको उनको और अपने आप को दोनों को सेम सतह पर समझने की कोशिश करनी होगी, ये अगर मिशन को सक्सेसफुल बनाना हो तो। ये की पॉइंट्स हमारे गेस्ट ने हमारे साथ शेयर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।